हेलो स्टूडेंट बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑल ऑफ यू। मैंने पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको भारतीय संविधान में क्यों और कैसे उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान क्यों और कैसे इसकी रूपरेखा के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि संविधान लागू किया, उसके पीछे क्या था, संविधान की हमें जरूरत क्यों होती है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज मैं उसी क्रम में आगे आपको लेते हुए मैं सरकार की शक्तियों के बारे में आपको बताता हूं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक है सरकार की शक्तियां। सरकार की शक्तियों के बारे में आपको बताता हूं। तो बच्चों, मान लीजिए कि आपने यह तय कर लिया कि निर्णय कौन लेगा, किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाया है तब आपको लगा कि कानून पूर्णतः अनुचित है, या उदाहरण के तौर पर उदाहरण के लिए उनसे आपको कोई धर्म पालन करने से कोई रोकता हो, या कोई इसी प्रकार से कोई आपसे कंट्रोवर्शियल जो विवाद है यदि वो खड़ा करता हो, तो उनके बीच के अंदर एक शक्ति के रूप में कोई कार्य करता है, और वो शक्ति किसकी होती है? सरकार की होती है। यानी कि सरकार के शक्ति रूप के अंदर कार्य करता है। यानी कि किसी विशेष समूह के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़े और किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं हो, या सरकार किसी को भी यह मानने या तरीके से गिरफ्तार कर सकती है कि एक खास रंग या लोगों के बीच में या कुएं पर एक कोई पानी न भरने की इसी प्रकार की कोई मतलब कि पाबंदी लगाई, तो उस एरिया में सरकार हमारे ऊपर क्या करती है? एक विशेष प्रकार का कानून बनाती है, एक विशेष प्रकार के कानून को निर्माण करती है, और यही क्या कहलाती है? अंकुश करती है। सरकार हमारे जो अधिकार होते हैं उन अधिकारों की रक्षा करती है। अतः संविधान का तीसरा काम यह भी है कि सरकार द्वारा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, नागरिकों के एक कानूनों के दायरे के अंदर रहकर उनकी सीमाओं को कार्य करना, हम ये सरकार की एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में भी देखते हैं। इनकी संविधान सरकार की शक्तियों को कई तरह से सीमित करता है। सरकार की शक्तियों की सीमित करने का सबसे तरीका अलग अलग होता है। इनकी अलग अलग दायरे के अंदर सरकार की शक्तियाँ सीमित होकर कार्य करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है बच्चों, वो है हमारा समाज की आकांक्षा और लक्ष्य। ये हमारा दूसरा टॉपिक था। अब तीसरा है समाज की। इनकी संविधान के अंदर हम तीसरी चीज का अध्ययन करते हैं, तीसरी चीज का बताते हैं समाज की आकांक्षाएं, समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य। और लक्ष्य क्या है? हमारे समाज की क्या आकांक्षाएं हैं और क्या हमारे लक्ष्य आते हैं इसके अंदर। तो बच्चों, अधिकतर जो पुराने संविधानों में केवल निर्णय लेने की शक्ति और उसके वितरण या सरकार की शक्तियों की पाबंदी लगाने का काम किया जाता है। लेकिन 20वीं शताब्दी के अनेक संविधानों में, जिसमें भारतीय संविधान में अत्यंत एक सुंदर उदाहरण है और एक ढांचा है कि विश्व का जो संविधान है उसमें भारतीय संविधान सबसे महत्वपूर्ण तथा विशिष्ट संविधानों में से एक माना जाता है। क्यों? क्योंकि विश्व का, आपको पता है कि विश्व का सबसे लंबा तथा विस्तृत संविधानों में से एक है हमारा संविधान है, जो उसके बारे में विश्व का सबसे यानी कि जो बड़ा विस्तृत जो संविधान है उनमें से एक है हमारा संविधान। क्योंकि हमने सभी संविधानों का मूल्यांकन किया और मूल्यांकन करने के बाद हमने ये देखा कि हमने किन किन संविधानों से क्या क्या अच्छी चीज़ें लेनी है, किन किन संविधानों से हमने क्या क्या अच्छी रूपरेखा तैयार करनी है। हमने वो सारी रूपरेखा बनाई और हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन किया। हमारा तीसरा टॉपिक यही है कि समाज की आकांक्षाएं हमें एक अच्छे मजबूत संविधान को बनाने का संकल्प देती है। ये हमारे सामने एक है। आगे है राष्ट्र की बुनियादी पहचान। जो चौथा है कॉन्स्टिट्यूशन, चौथा पॉइंट है कि राष्ट्र की बुनियादी पहचान। अच्छा, ये एक मजबूत संविधान की विभिन्न जो इसकी विशेषताएं हैं उनके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं। तो राष्ट्र के बुनियाद की पहचान, यानी कि संविधान किसी भी देश का संविधान उस देश का आईना होता है।
तो ये उस देश के संविधान के बारे में हम बात करेंगे कि किसी देश का संविधान उस राष्ट्र की महत्वपूर्ण पहचान होती है कि उसका ढांचा कैसा है, हमारा संविधान कैसा है। यानी कि अगर हम दुनिया भर के संविधानों को देखें तो हमें सरकारों के अलग अलग रूप को वर्णन करना मिलेगा, जहाँ एक दलीय शासन व्यवस्था, द्विदलीय शासन व्यवस्था, बहुदलीय शासन व्यवस्था। तो हमने इन प्रकार की चीज़ों का अध्ययन करना पड़ेगा। और ज़्यादातर राष्ट्र विभिन्न जटिल तथा ऐतिहासिक परंपराओं के में शामिल होता है, और ये किसी राष्ट्र में रहने वाले विभिन्न समूहों के कई तरीकों की आपस में बात करने की चर्चा होती है। हम जर्मनी का निर्माण जर्मन नस्ल के आधार पर हुआ, वहाँ पर संविधान का, और संविधान दूसरी ओर भारतीय संविधान है। हमने यहाँ पर किसी प्रकार की, यानी कि हमें कोई जाति, धर्म या लैंगिक मसलों को शामिल नहीं किया। हमारा संविधान, हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, वो तैयार किया हमने कैसा, धर्मनिरपेक्ष। हमने धर्मनिरपेक्ष, हमने राष्ट्रहित, हमने बहुत सारी चीज़ें, समाजवादी, तो हमने सारी चीज़ों को इनको जोड़ा और हमने एक मजबूत अपना कॉन्स्टिट्यूशन हमने तैयार किया। हमने एक मजबूत संविधान के बारे में हमने एक अपना ढांचा तैयार किया, हमने एक मजबूत संविधान बनाया। अब संविधान के अंदर विभिन्न प्रकार की जो प्रचलन लाने का तरीका है वो कौन कौन सा था, यानी कि संविधान के अंदर हम क्या क्या मतलब कि प्रचलित तरीके ला सकते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी संविधान कैसे अस्तित्व में आया, या किसके संविधान बनाने से या उनके पास कितनी शक्तियां होती है, ये हमने देखा। उसके साथ साथ अनेक देशों में संविधान इसलिए भी निष्प्रभावी होता है क्योंकि सैनिक शासकों तथा अनेक अलोकप्रिय नेताओं के द्वारा बनाए जाते हैं, जिनके पास लोगों को अपने साथ चलने का या विश्व में सर्वाधिक सफल बनाने का ये हमारे सामने एक तरीका प्रस्तुत करता है। तो बच्चों, अब हम बताते हैं कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। तो देखो बच्चों, भारतीय संविधान सभा का गठन दिसंबर 1940 के अंदर हुआ। और कब हुआ उसके बारे में, तो पहले तो मैंने संविधान की आपको विशेषताएं बताई है। अब गठन से संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में आपको बताता हूँ कि भारतीय संविधान की जो गठन की प्रक्रिया है। तो देखो, भारतीय संविधान सभा का गठन था 9 दिसंबर 1940 को, आज़ादी से पहले हो गया था, लेकिन 9 दिसंबर 1940 को गठन हो गया और डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अध्यक्ष बना दिए गए। क्यों बनाए? क्योंकि वो सबसे वायुवृद्ध थे, सबसे बुजुर्ग थे, तो संविधान सभा के अध्यक्ष। लेकिन 11 दिसंबर 1940 को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्वाचित कर लिया गया था। और ये मतलब कि हमने संविधान की प्रक्रिया के लिए पहला अपना कार्य शुरू कर दिया था। तो ये कार्य हमने संविधान को एक मजबूत संविधान बनाने के लिए हमने किया था। अब हमने संविधान सभा का गठन करने के बाद जो हमारा पहला जो कार्य था वो क्या था कि संविधान के मौलिक प्रावधानों का अध्ययन करना। क्या थे मौलिक प्रावधान? अब उसके बारे में बताता हूं। भाई, हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक उद्देश्य होता है। तो वो उद्देश्य है क्या? यानी कि हम सबसे पहले कोई भी बुक लिखते हैं तो बुक के अंदर हम सबसे पहले उस बुक से संबंधित हमारी क्या है, हम समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, तो वो सारी चीज़ें हम पहले माइंड में वो सारा चीज़ें ध्यान रखते हैं। तो इसी प्रकार से संविधान सभा का गठन करने से पहले, और संविधान सभा का गठन करने से पहले लोगों, जो संविधान निर्माता थे, उनके मन में क्या क्या चीज़ें थी, तो उनमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है संविधान का मौलिक प्रावधान। अब मौलिक प्रावधान के बारे में आपको बताता हूँ कि संविधान का मौलिक प्रावधान क्या है। संविधान का मौलिक प्रावधान, संविधान का मौलिक प्रावधान क्या है? अब देखो, एक सफल संविधान की यह विशेषता है कि वह प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के प्रावधानों का आदर करने का कोई कारण अवश्य देता है। उदाहरण के लिए, जिस संविधान में बहुसंख्यकों को समाज के अल्पसंख्यक समूहों का उत्पीड़न करने के लिए, यानी कि कोई किसी प्रकार से उत्पीड़न करने के लिए अनुमति दी जाती है, तो वहां अल्पसंख्यकों के पास कोई कारण नहीं होता, तो वे संविधान के प्रावधानों का आदर करेंगे। तो इसी प्रकार से संविधान का मौलिक प्रावधान का तात्पर्य है कि हर नागरिक के लिए एक मजबूत संविधान की घोषणा करना, हर नागरिक के लिए एक मजबूत संविधान तैयार करना।
तो कोई संविधान अपने सभी नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता की जितनी अधिक सुरक्षा करता है वह संविधान उतना ही सफल होता है। तो ये पहला प्रावधान हमारा ये था कि हम अपने नागरिकों की किस प्रकार से सुरक्षा दे सकते हैं, ये हमारा पहले। दूसरा था कि संस्थाओं में संतुलन स्थापित करना। संस्थाओं, ये पहला था। संस्थाएं क्या होती है, जैसे संस्थाओं में संतुलन, संस्थाओं में आगे चल के ये सारी चीज बताएंगे आपको। स्थापित करना, संस्थाओं में संतुलन बनाए रखना। संतुलन मतलब कोऑर्डिनेशन, यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन बना के चलना, सीधी सी बात है। संविधान को जनता नहीं प्राय एक छोटा समूह के रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि वह अपनी शक्तियों को बढ़ाना चाहता है और वह ज़्यादा से ज़्यादा उसमें यानी कि मजबूत संविधान के रूप में करना चाहता है। भारतीय संविधान की शक्तियाँ भी एक समान धरातल पर यानी कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के अंदर कोऑर्डिनेशन बनाना था, यानी कि आपस में जब तीनों कड़ी मिलकर एक कार्य करेगी तो एक मजबूत संविधान का रूप देगी, एक मजबूत संविधान होगी। तो संस्थाओं की रूपरेखा बनाने का हमने दूसरा महत्वपूर्ण कदम था कि हमने संस्थाओं की रूपरेखा को तैयार करना था। संस्थाओं को किस प्रकार से हम तैयार कर सकते हैं, संस्थाएं किस प्रकार से हम करें, हम उनको ऐसे मजबूत बनाएं कि आपस में कोऑर्डिनेशन हो। और तीसरा और जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है समानता, धर्मनिरपेक्षता तथा सामंजस्य की भावना, यानी कि समान, सभी के लिए बराबर कोऑर्डिनेशन हो, धर्मनिरपेक्ष, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे अलग अलग धर्मों के लोग रहते थे, तो हम नहीं चाहते थे कि सभी धर्मों के लोग मतलब कि सभी धर्मों के लोगों को इन्वॉल्व किया जाए। सभी धर्मों को इन्वॉल्व करके और एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, ऐसा संविधान बनाएं ताकि विश्व के अंदर उसकी एक अलग से पहचान बने, यानी कि विश्व के अंदर एक ऐसे रूप में देखा जा सके ताकि वो एक मजबूत संविधान है, मजबूत संविधान के रूप में उसको देखा जा सके। तो ये हमने महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में हमने संविधान को बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। अब संविधान सभा का स्वरूप, ये तो हमने बच्चों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि संविधान सभा का जो स्वरूप था वो 3 जून 1947 को योजना के अनुसार विभाजन के बाद ही विभाजन से पूर्व ही हमने प्रक्रिया प्रारंभ कर ली थी। और इसमें वास्तविक सदस्यों की संख्या उस समय 3 जून 1947 को 299 थी, लेकिन 26 नवंबर 1949 को यह कुल मिलाकर 284 रह गई थी। क्यों 284 क्यों रह गई थी? क्योंकि जो कुछ संविधान सभा के जो सदस्य थे वो विभाजन के बाद पाकिस्तान के अंदर चले गए थे। तो ये संविधान सभा के कुल जो टोटल जो सदस्य थे उन सदस्यों की संख्या थी। और इसका निर्माण करने के लिए हमने संविधान सभा के गठन को एक महत्वपूर्ण परिपाटी के रूप में इसको हमने देखा, एक महत्वपूर्ण परिपाटी के रूप में हमने इसको तैयार किया था और इसी रूप में हमने इसको देखा था। यानी कि संविधान को किस प्रकार से एक ऐसे रूप में, एक संक्षिप्त रूप में हम तैयार करेंगे कि एक उसकी कार्यशैली हो, एक उसका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन हो, अलग से मतलब कि वो हमारा मजबूत संविधान हो और विश्व के अंदर एक सबसे संगठित संविधान के रूप में हम देख सके। तो संविधान सभा को असली ताकत उस समय मिली जब सार्वजनिक हित को काम कर रही जो सदस्य थे उन्होंने सार्वजनिक रूप से कार्य प्रारंभ करना शुरू किया था, यानी कि सार्वजनिक रूप से प्रारंभ उसको कार्य किया था। तो बच्चों ये तो मैंने बताया था आज आपको संविधान सभा के इसकी बारे में, इसके मतलब कि इनके उद्देश्यों के बारे में और किस प्रकार से मैं जो हमारी जो नेक्स्ट जो मेरी जो वीडियो रहेगी उसके अंदर हमारा यानी कि संविधान सभा के बारे में और क्या क्या था उसके बारे में आपको एक बार पूरी तरह से इसको बताऊंगा। संविधान सभा के उद्देश्य के जो बिंदु थे उनके बारे में आपको एक बार नोट कर देता हूँ। उसमें बिंदु क्या क्या थे? नंबर 1, भारत एक स्वतंत्र तथा संप्रभु राष्ट्र रहेगा। भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्र या देशी रियासतों के बाहर से ऐसे क्षेत्रों को हमारे संघ का अंग बनाना चाहता था जो संघ के अंदर हो, यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव था जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था
तो यानी कि जो जैसे अलग अलग जो रियासतें थी, सभी रियासतों को भारत के अंदर शामिल, तभी तो एक अखंड भारत का निर्माण होगा। और एक हम मतलब कि अपना इस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन का तैयार करेंगे। और तीसरा था कि संघ की इकाइयां स्वायत्त रूप से कार्य करेगी, इनके अलग से कार्य करेंगे, जैसे राज्य अलग से कार्य करेगी। संप्रभु तथा स्वतंत्र, संप्रभु सारी शक्तियां हम अपना, हम मेकिंग ऑफ डिसीजन लेने की क्षमता हमारे अंदर रहेगी, हम किसी के अधीन होकर कार्य नहीं करेंगे, सारी शक्तियां हमारे दायरे के अंदर रहकर कार्य करेंगी। और भारत की सभी लोगों की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय व कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो